नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ देश के विपक्षी ब्लॉक इंडिया की। अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। खासकर मध्य प्रदेश में कुछ विवाद की स्थिति आई इंडिया ब्लॉक के आपसी दलों। यह स्थिति चूंकि देश में संसदीय लोकतंत्र है, इसीलिए यह संभव है कि आपसी विवाद हो और जो भी राजनीतिक दल हैं वो अपने प्रेजेंस को दर्ज कराना चाहती है विभिन्न राज्यों में, चूंकि वहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो भी देखना चाहते हैं कि हमारी पार्टी चुनाव में सामने आती है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर पार्टियां चुनाव नहीं लड़ेंगी तो वह भी अच्छी बात नहीं होगी। हाँ, होना यह चाहिए कि उसमें अगर तालमेल होता है आपसी दलों में तो यह जनता के लिए अच्छा संदेश जाता है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में खासकर विवाद की स्थिति आई, ऐसी परिस्थिति में एक भारतीय नागरिक के रूप में, चूँकि भारत में संसदीय लोकतंत्र है और 2024 का लोकसभा चुनाव सामने, एक तरफ 28 दलों का इंडिया ब्लॉक है, दूसरी ओर जो सत्तारूढ़ गठबंधन है 38 दलों का, वो एनडीए। एनडीए की ओर से भी इन 5 राज्यों में किसी भी व्यक्ति का चेहरा सामने नहीं लाया गया है कि अगर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी हमेशा ये चर्चा करते रहते हैं कि विपक्ष जो इंडिया ब्लॉक है, जिसे वो इंडी ब्लॉक कहते हैं, उनका कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। तो यह 2 तरह की बात हो गई। यह डिसाइड करना इंडिया ब्लॉक को है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। और जो बार बार बातें आ रही है, लेकिन इतना जरूर है कि मैं इंडिया ब्लॉक से भी एक भारतीय नागरिक के रूप में जरूर अपेक्षा करूँगा कि जब 3 बैठकें हो चुकी हैं तो 3 दिसंबर को जब इन 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे और 5 दिसंबर तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके बाद इंडिया ब्लॉक की तुरंत एक बैठक होनी चाहिए। वहां की स्थिति नहीं रहनी चाहिए, चूंकि अब लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय रह गया है। और ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर अगली बैठक में संयोजक का नाम तो जरूर तय करना चाहिए और उसी दिन अनाउंस भी कर देना चाहिए कि यदि इंडिया ब्लॉक सरकार बनाने की स्थिति में आता है 2024 में, तो सभी दल बैठकर सर्वसम्मति से इसका निर्णय लेंगे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अनाउंस किया है अभी होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कि बाद में मुख्यमंत्री कौन बनाया जाए ये निर्णय किया जाएगा। लेकिन मैं यह भी चाहूँगा कि जो दिसंबर में बैठक हो इंडिया ब्लॉक की, वो देश में कम से कम 4-5 जगह ज्वाइंट रैली अवश्य करे और साथ ही अपने घोषणा पत्र को अंतिम रूप दे। और घोषणा पत्र में चूंकि सभी दलों की सहमति होनी चाहिए कि कौन कौन से मुद्दे हों और उनमें कुछ जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश की जनता के सामने, उनको जरूर शामिल किया जाना चाहिए। जैसे जातिगत गणना, बिहार के जाति सर्वेक्षण के रिपोर्ट को सामने आने के बाद यह आवश्यक है कि देश स्तर पर जातिगत गणना हो यदि इंडिया ब्लॉक आता है सत्ता में। आरक्षण की सीलिंग जो 50% कैप को लेकर बार बात होती है, इसमें यह घोषणा की जानी चाहिए कि जो इंदिरा साहनी का जजमेंट है उसको भी अच्छी तरह से परखा जाएगा और जो अभी नवंबर 2022 में जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो 3-2 के बहुमत से जजमेंट आया है, उसमें भी ये बातें हैं कि ऐसा नहीं है कि 50% सीलिंग ऐसा है कि वो उसे तोड़ा ही नहीं जा सकता है। अगर सरकार चाहती है कि जो पिछड़ गए हैं समुदाय, तो उनको विशेष सुविधा देने के लिए उसमें कैप को बढ़ाया जा सकता है। और यही कारण है कि ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण है, चूँकि इसके कारण देश के करीब सभी राज्यों में, शायद 1-2 राज्य ही ऐसे हों या यूनियन टेरिटरी जहां पर 50% के अंदर आरक्षण है, अन्यथा सभी जगह ये 50% से ऊपर है। और ये गणित नहीं हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस का 10% उस 50% कैप में नहीं होगा। यह भारत की जनता
ये जो 1 अरब 40 करोड़ जनता है, सबको ये सिंपल अरिथमेटिक है। और ये कहने से कोई तर्क दे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर यह कैप 50% नहीं लागू होता है, यह कभी भी कोई जनता नहीं मान सकती है, खासकर सोशल जस्टिस की जनता। यह तब ये कहा जाएगा कि निश्चित तौर पर ईडब्ल्यूएस के साथ अलग नीति अख्तियार की जा रही है और अन्य जो SC ST OBC क्षमताएं हैं उनके साथ अलग तरह की नीति अख्तियार की जा रही है। घोषणा पत्र में निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का सवाल इस बार डाला जाना चाहिए। किसानों के हित में MSP को कानूनी रूप दिए जाने की घोषणा होनी चाहिए और जो असंगठित क्षेत्र में जो हमारे श्रमिक हैं उनकी भलाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए स्पष्ट घोषणा की जानी चाहिए। और जो नौकरी में हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, केंद्र या राज्यों में या PSUs में, वहाँ पर ओल्ड पेंशन प्रणाली जो है उसको लागू करने की घोषणा होनी चाहिए। और गरीबों के लिए स्वास्थ्य के लिए स्पष्ट नीति होनी चाहिए, खासकर जो गंभीर बीमारियां हैं उन बीमारियों के लिए स्पष्ट नीति कि गरीब का इलाज हो सके सरकारी खर्चों पर। और गरीबों की शिक्षा के लिए जो अच्छे अच्छे स्कूल हैं उनमें भी, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जो नवोदय विद्यालय में जाते हैं बच्चे, सैनिक विद्यालय में जाते हैं, ऐसे और विद्यालयों की स्थापना की जाए जहां गरीबों के बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। मनरेगा जो एक बहुत अच्छी योजना है, इसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा बजट उपबंध का अनाउंसमेंट होना चाहिए। शराब जो गरीबों के लिए खासकर बहुत ही खराब चीज़ है और बिहार सरकार बधाई की पात्र है कि 7 वर्षों से जो उसने नीति अपनाई है, चाहे कुछ लोग भले चोरी छिपे जो भी कर रहे हों, लेकिन सामान्य जनता जो गरीब है वो खुश है इस निर्णय से, महिलाएं खुश हैं और बच्चे खुश हैं। और इसके लिए इंडिया ब्लॉक को पूरे देश के स्तर पर एक स्पष्ट नीति के लिए अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल करना चाहिए। ED, CBI, इनकम टैक्स, भारत निर्वाचन आयोग, विधि आयोग जैसी संस्थाओं की स्वायत्तता के संबंध में स्पष्ट नीति अख्तियार की जानी चाहिए, क्योंकि जनता में ये महत्वपूर्ण संस्थाएं हास्य का पात्र किसी भी तरह से नहीं बने। ये जनता कह सके कि ये स्वायत्त संस्थाएं हैं, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और ये निष्पक्ष होकर काम करती हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो कुलपतियों की नियुक्ति होती है उसमें स्पष्ट तौर पर यह देखा जाता है कि सामाजिक न्याय के लोग उसमें नाम मात्र के होते हैं। और उसके अतिरिक्त जो हर राज्यों में जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं वहाँ भी वाइस चांसलर में नाम मात्र के लोग SC ST आते हैं, OBC आते हैं। इसमें बदलाव किया जाएगा और जो समुचित प्रतिनिधित्व है उनकी आबादी के अनुसार वो वाइस चांसलर में उनकी नियुक्ति होगी, क्योंकि योग्य लोगों की कोई कमी यहाँ नहीं है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित IIT, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और IIM जैसी संस्थाओं में भी जो फैकल्टीज हैं, खासकर ऊपर वाले एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, उसमें SC ST OBC के प्रतिनिधित्व को निश्चित तौर पर उनकी आबादी के अनुसार बढ़ाने के की क्या नीति होगी इस पर भी स्पष्ट होना चाहिए। और नॉट फाउंड सुटेबल करके जो चयन नहीं किया जाता है इन वर्गों के लोगों का, इस पर भी स्पष्ट नीति की घोषणा की जानी चाहिए। और IIT, AIIMS और IIM जैसी संस्थाओं के लिए स्पष्ट नीति होनी चाहिए कि ये पूर्णतः स्वायत्त रहेंगी, सरकार का इन पर नियंत्रण नहीं होगा। NCERT सिलेबस के संबंध में भी स्पष्ट घोषणा की जानी चाहिए कि वह वैज्ञानिकता पर आधारित होगा, पाखंडवाद को बढ़ाने वाला नहीं होगा, अंधविश्वास को इसमें सिलेबस में कभी नहीं बढ़ाया जाएगा और इतिहास से कोई छेड़छाड़ कभी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुत लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन सामाजिक न्याय के कुछ ऐसे पुरोधा हैं जैसे पेरियार रामास्वामी नायकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और मान्यवर कांसीराम जी। इनके भारत रत्न के संबंध में निश्चित तौर पर इंडिया ब्लॉक को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि यदि इंडिया ब्लॉक सत्ता में आता है तो इन महापुरुषों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ये रहेगा कि नेशनल जुडिशियल सर्विस
के संबंध में स्पष्ट घोषणा की जानी चाहिए, ताकि टैलेंटेड लोग चाहे किसी भी वर्ग के हों वो हायर जुडिशरी में नेशनल जुडिशियल सर्विस के जरिए चुने जाएं। चूँकि देश की स्वतंत्रता के बाद से लेकर अभी तक SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ का जो उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए हायर जुडिशरी में, वो आज भी नहीं है। और सामाजिक न्याय की जनता इसे यह देखती है कि आखिर हमारा प्रतिनिधित्व इसमें कब होगा। एक और खिलाड़ियों के लिए स्पष्ट नीति होनी चाहिए कि खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा गांव-गांव तक, और इसके साथ ही जो खिलाड़ी राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको जीवन में निश्चित तौर पर जो योग्यता के अनुसार जो नौकरियां होनी चाहिए, जिसमें गस्टेड और नॉन गस्टेड, उसमें अपॉइंटमेंट की भी स्पष्ट नीति होनी चाहिए। मेरा अनुरोध है पुनः कि दिसंबर में इंडिया ब्लॉक को देश की जनता के सामने में ये सारी बातों को रखना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय